हेलो। एक मिनट सर, आपका म्यूट है। आपको आवाज आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? की आवाज आ रही है। अब आपकी आवाज है। अब सुनिए। हाँ जी, अब आ रही है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, लाउड ठीक। एंड क्लियर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास। क्लिनिक से वापसी हो गई आपकी? हाँ सर, क्लिनिक से तो आज जरा सा जल्दी वापसी हो गई, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो अब सही है, हाँ, लग दवाई रहा वगैरह। है कुछ फेस से फ्लू जी। व्लू लग रहा है। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ, अल्लाह करम, दुआएं आपकी। अच्छा सर, हम शुरू कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम 3 मिनट आगे चले गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑल्दो ये किताब हमें मिल नहीं पाई थी, कोशिश इसकी काफी की थी हाँ, लेकिन। इसलिए वो पेजेस का और पीडीएफ का कर लिया था ना। जी। जी सर। जी, ठीक इसीलिए है। इसीलिए पीडीएफ का ही वो शेयर कर दिया था सबके साथ। अ, पहला तो सर ये था कि बाकी तो सब लोगों ने पढ़ी होगी, अगर आप लोगों में से कोई बीच में भी बात करना चाहे तो यू आर लाइक फ्री, अनम्यूट करें और आप बात कर सकते हैं। और किसने पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है वो भी बता दे, कोई मसला नहीं है। सर पहले तो आप ये बताएं, ये बुक क्यों चूज की? मैंने क्यों चूज की? हाँ, अच्छा। यही क्यों? बाकी लोग आ चुके हैं, कुछ ने हमें ज्वाइन किया है। मेरे ख्याल में हमें कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ ने अच्छा, अच्छा। ज्वाइन किया हुआ है, तक मैं एक दो तीन ओ, चार चार लोग हैं। तो एक तो सुसाइड बहुत हॉट टॉपिक है, हमेशा से रहा है। आजकल हम्म, मीडिया की वजह से ज्यादा हाईलाइट होने लगा है। तो एक तो इसके चूज करने का ये ध्यान था, दूसरा ये था कि जो बायोसाइको सोशल मॉडल पे वो जो प्रिसिपिटेटिंग परपिचुएटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं जो किसी आदमी को वहां तक ले जाते हैं, सुसाइड पे मजबूर कर देते हैं। तो हम्म, वो दूसरे एक अदीब उस सब चीजों से कैसे निपटता है, कैसे देखता है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके थॉट क्या होते हैं। तो ये इस किताब के जरिए हमें उस किरदार के जहन में झांकने का मौका मिल रहा है। तो मेरे चूज करने का यही मकसद था। थोड़ा आसान फहम भी थी, हमारे कल्चर से रिलेटेड, हमारे यहाँ के मामला से रिलेटेड थी। तो बजाय मैंने कहा कि वेस्टर्न कोई चीज चूज करने से ज्यादा बेहतर ये है कि अपने यहाँ की कल्चर से रिलेटेड, अपने यहाँ के लोगों से रिलेटेड इसमें चीजें मिल रही हैं। तो ये मेरे ख्याल में ट्रेनीज के लिए इसको समझना या इससे रिलेट करना आसान हो। वो आसान था, बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसे रेजिडेंट्स ने और बाकी लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अ, आपने भी अभी, जैसे आपने आपको मिली थी उसी वक्त आपने पढ़ा था, या इससे पहले भी आप ये राइटर को नहीं, जानते हैं? नहीं, जैसे मुझे मुझे भी आपकी तरह मुश्किल हुई थी। मैंने ये वहाँ कराची लिटरेरी फेस्टिवल में मुझे अचानक एक जगह नजर आ गई, एक ही कॉपी थी, तो इत्तेफाक से मैंने ले ली। तो मैंने पढ़ते अच्छा। ही और फिर फौरन आपसे मैंने कहा कि इसको शेयर करते हैं, इस पे रखते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है वो आबिद मीर साहब हैं, जो ये राइटर जी, हैं। जी। जी, जी, अच्छा। बलूचिस्तान के अदीब हैं, सहाफ़ी हैं। अच्छा, इनके बारे में जरा सा कुछ बताएंगे? वैसे तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है बुक में उनकी जो जो उन्होंने के काम किए हुए हैं, लेकिन स्टिल अगर जी, आप थोड़ा सा इनके बारे में बता सकें। जी, आपने जैसे कहा कि इनकी बुक में लिखा हुआ है, जी। तो ये इससे पहले भी इनकी सहाफ़ती और फिक्शन की किताबें दो तीन छोटी छोटी इसी नौयत की वो आ जी। चुकी हैं। तो हम्म। अच्छा काम है इनका, फिक्शन के हवाले से, इसके हवाले से, सहाफत के हवाले से। इससे पहले हम्म। भी इनकी दो किताबें मैं पढ़ चुका हूँ, अफसानों की, शॉर्ट स्टोरीज की। हम्म। और एक अखबार में काम करते हैं, मुख्तलिफ मीडिया से रिलेट है, इनका रिलेशनशिप है इनकी, शादीशुदा हैं, दो बेटियां हैं इनकी। मेरी मुलाकात भी हो चुकी है इनसे एक लिटरेरी फेस्टिवल में, जहाँ ये बलूची अदब पे बात कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने ये चूज किया था कि ये हमारे माशरे से, हमारे बलूचिस्तान से, हमारे लोगों से इसकी कोरिलेशन है।
और शायद हम इससे ज़्यादा अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकें यहाँ के हवाले से। वरना तो वेस्ट में तो बहुत चीज़ें सुसाइड पे मिल जाती हैं आपको, तो मेरा इसको चूज़ करने का मकसद ये था। ओके। अच्छा, आप लोगों में से पढ़ा है इसको, जोहा या आयशा या डॉक्टर मनीषा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैंने थोड़ा सा पढ़ा था और जो पढ़ के मुझे समझ आई वो यही थी कि कोई हजरत हैं, वो पीएचडी अपनी कर रहे थे और जो है उनको ज़िंदगी में जो जिस तरह से माजी के वाक़यात को लेके कुछ पछतावे थे और वो किस तरह से गिल्ट में गए थे और इस तरह की मतलब उनकी स्टोरी थी। तो आई रेड अराउंड लाइक हाफ ऑफ द बुक। ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है। और कोई जो इसमें है, जोहा ने और डॉक्टर मनीषा ने? ओके, फर्स्ट टू स्टोरीज जी पढ़े। सर। जी डॉक्टर मनीषा। जी सर, मैंने भी ये बुक पढ़ी थी जो पीडीएफ आपने शेयर किया था, थोड़ी ऊपर नीचे थी तो लिंक नहीं बन पाया। बट एज डॉक्टर आयशा सेड कि जिसमें जैसे कि चीजें हैं कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर का कोई पेशेंट है जिसने अपनी स्टोरी लिखी है, गिल्ट्स को लिखा है, उनको जुबान दी है। हम्म, हम्म, ओके, ठीक है। और उसके अलावा मतलब अगर हम ये कहें कि ये सारी एक्टिविटी या ये किताब को इस तरह से लेके चलने का और इसमें से ये सब चीजें, जैसे नदीम साहब ने पहले कहा था कि फिनोमिनोलॉजी और बाकी चीजों को निकालने का फायदा क्या है, लाइक मकसद क्या है इस सब चीज का? ये तो वैसे भी हम फिनोमिनोलॉजी तो किताब में पढ़ सकते हैं ना, जो ऑक्सफोर्ड में लिखी हुई है। तो फिर ये सब चीजें करने का क्या फायदा? इससे हमें कोरिलेट करना आता है चीज़ों को। मतलब हम जो है एक एकेडमिक कंटेक्स्ट से निकल के इसको चीज़ों को एक ब्रॉड विजन में देखते हैं कि यही चीज़ें लाइफ में किस तरह से जो है इनकॉर्पोरेट हो रही होती हैं इन डिफरेंट पीपल एंड हाउ दे नरेट देयर ओन स्टोरी, हाउ दे आर बेसिकली फीलिंग। और इससे हमें एक मज़ीद एक इंसाइट मिलती है कि हम किस तरह से उन लोगों से एम्पैथी कर सकते हैं कि हाउ दे आर गोइंग थ्रू देयर पेन, basically the pain of guilt, depression, anxiety. It's something very I would say drastic. तो the sufferer can only know that thing, और हमें आम लोगों को इंसाइट मिल रही होती है। ठीक, ठीक है डॉक्टर साहब। जी सर, ओवर टू यू। हाँ, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर आयशा ने। देखिए ना, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो सुसाइडल आइडिएशन या प्लान या इंटेंट बताते हैं, तो फिर हम उस पर्सन को तो पीछे छोड़ देते हैं, हम उस इलनेस के पीछे पड़ जाते हैं कि इसको जल्दी से एडमिट करना है और ईसीटी का कंसल्ट लेना है या एंटी डिप्रेशन शुरू करनी है और 1-to-1 ऑब्जर्वेशन का करना है या इवन एडमिट करना है, बहुत ज़्यादा सुसाइडल रिस्क है। तो वो पर्सन कहीं पीछे रह जाता है। जो डॉक्टर साहब ने बात की कि एम्पैथी का लफ्ज़ यूज़ किया, तो ये बहुत अहम है कि हम उस आदमी के ज़हन में झाँकें, हिस्ट्री के हवाले से, फैमिली के से हिस्ट्री लेके या उस आदमी से खुद लेके, तो हमें पता चले कि वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। अगर हम उसी वेवलेंथ पे उससे बात करेंगे, एम्पैथी शो करेंगे, तो जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छी डेवलप होगी। आप ट्रीटमेंट में कामयाब रहेंगे। उस पेशेंट को ये लगेगा कि हाँ, डॉक्टर साहब की समझ में बात आ रही है कि मैं यहाँ इस मंजिल तक कैसे पहुँचा हूँ, कौन से फैक्टर्स थे मुझे यहाँ तक ले आए हैं। जजमेंटल नहीं होना है, बहुत बिल्कुल सीधी-सी बात है। कोई पेशेंट को नहीं बताना है या कोई डाँटना नहीं है, वो इस तरह नहीं करना है। तो उसकी वेवलेंथ पे जो बात करना है, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि वो यहाँ तक इस कैफियत में कैसे आया, कौन से फैक्टर्स थे। आपकी इसके जैसे अगर हम इसको शुरू में देखें ना, कि शुरू में जैसे लिख रहा होता है कि मैं, जैसे हमारे पास भी पेशेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि मैं बस अब मैं मरने वाला हूँ, या चले पैसिव डेथ विशेस तो अलग, लेकिन ये मुस्तकिल यही सोच चले आना कि इधर से छलांग लगा लूं, उधर से ये कर लूं, जी, गाड़ी जी, को जी, मार जी। दूं। जी, जी, मैंने तो जो उसको थोड़ा-सा समराइज़ किया था, अगर इन सब लोगों के पास ये पेजेज़ हों, खुले हुए हों और ये लोग जाते रहें, या मैं वैसे बताता जाता हूँ, जैसे सफ़ा नंबर 12 और 13 पे जैसे आपने बात की ना कि उसको एक ऑब्सेशन है, मैं इन लोगों से पूछना चाह रहा था कि ये ओवर वैल्यूड आइडिया है या ऑब्सेशनल थॉट था जो उसको स्टिक हो गया कि मैं 40 के बाद नहीं जीऊँगा और मैं कहीं से कूद जाता हूँ या गाड़ी कहीं मार देता हूँ। तो ये आउट ऑफ नोवेयर कहीं से आना शुरू हुए। इसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ जगहों पे छोटी-छोटी चीज़ें ऐड की हैं। जैसे सफ़ा नंबर 12 और 13 पे ये ऑब्सेशनल थॉट है। फिर उसके बाद सफ़ा 17, 18, 19 पे जहाँ इसने एक हैरेसमेंट की अपनी डिटेल बताई है, अपनी किसी फीमेल के लिए। तो
वहां पर हमें कई चीजें इसमें नजर आ रही हैं, डिसरिगार्ड फॉर सोशल नॉर्म, इम्पल्सिविटी, और फिर उस सब के बाद जो सीवियर गिल्ट में ये आदमी गया है, तो वो एड ऑन होता जा रहा है, ये गिल्ट हो गया। फिर उसके बाद इसने पेज नंबर 22 और 24 पर जो एक रिलेशनशिप डेवलप हुई थी वो टूटी है, उसका गिल्ट एड ऑन हो गया है। फिर पेज 26 पे इसकी एक प्लेटोनिक लव टाइप की इमोशनल अटैचमेंट थी, जो बोरिंग होने की वजह से या बहुत सारे और फैक्टर्स थे, आगे न चल सकी, टूट गई। उसका भी इस आदमी को गिल्ट है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सबसे सीवियर है वो जो हैरेसमेंट वाला एक एपिसोड है, 17, 18, 19 नंबर पेज पे। अगर आप लोग जल्दी से देख लेंगे उसको या आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो तो आपकी समझ में आ जाएगा। फिर सफा नंबर 33 पे आपने देखा है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल ये इंटॉक्सिकेट था और ये किसी लड़की को अपने फ्लैट पे ले गया और इसने वहाँ मोलेस्ट करने की और सेक्सुअल वो करने की कोशिश की, और वो लड़की रोते हुए वहां से चली गई। और जब ये सुबह उठा तो उसको पता चला कि क्या हुआ। इससे पहले वो इंडिसेंट मैसेजेस कर रहे थे, इस तरह की चीजें कर रहे थे, या न्यूड पिक्स भेज रहा था विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट गर्ल। तो अब ये सब जब कुछ कर लिया है तो उसके बाद जो गिल्ट है, अब आप पीछे से देखते आ रहे हैं कि कितनी चीजें ऐड ऑन हो रही हैं उसकी शख्सियत में, जहाँ मुतवातिर नाकामी है, मुतवातिर गलत रवैया है, चाहे वो इम्पल्सिविटी की वजह से हो या टेकन फॉर ग्रांटेड हो कि जी आजकल तो सब कर रहे हैं, चल रहा है, इनबॉक्स में मैसेजेस और पिक्स, आदमी समझ लेता है उस वक्त। लेकिन बाद में जो जिस शदीद गिल्ट का वो शिकार हुआ है, और फिर 37, 38, 39, 40 पे जहाँ इसने एक दफा अपना कंट्रोल लूज किया है, बहन पे हाथ उठाया है, अपनी गर्लफ्रेंड पे थप्पड़ मार दिया है, फिर उसको अपने फिजिकल अब्यूज जो स्कूल में टीचर ने उसके साथ बुरी तरह इसको मारा था प्राइमरी स्कूल में, वो याद आ गया है, उसकी मेमोरीज एड ऑन हो रही हैं उस गिल्ट के साथ। फिर 43 पेज पे इसने अपनी मिसेस पे बुरी तरह शाउट किया है, मामूली सी बात पे कर तो लिया है लेकिन फिर दोबारा गिल्ट में चला गया है। तो हम मुसलसल देखते आ रहे हैं कि इस तरह के जितने इवेंट्स हो रहे हैं, एक इम्पल्सिविटी या एक टेकन फॉर ग्रांटेड ट्रेट की वजह से वो कर तो लेता है सब कुछ, लेकिन उसका सीवियर लो मूड में, सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है। फिर अ, आपने देखा है कि पेज नंबर 51 पे विश फॉर डेथ शुरू हो गई है कि मर जाऊं, मौत आ जाए, मर जाऊं। और फिर उसने एक रात को ये मैसेज दे दिया कि शायद सुबह ना देख सकूं, फेसबुक पे डाल दिया, और जहां उसकी बिल्कुल इंटेंट थी कि कोई आसान सा हल, कोई चीज़ ले लूं, कोई ड्रग, कुछ और, ताकि सो जाऊं तो उठूं नहीं। लेकिन वो उस पे डालने की वजह से बहुत सारे दोस्त उसके रेस्क्यू को पहुंच गए और उसको वहां से, उस एनवायरनमेंट से हटा लिया। फिर आप 63 पे देखेंगे कि जहाँ उसने अपने फर्स्ट लव का बताया है कि वो हुई और आगे ना चल सकी, तो उसमें जो उसको मेंटल ट्रॉमा से जिससे गुजरा है और परेशानी रही है। फिर 66 से 72 पे आप देखें कि जो सोशल एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा था, अफराती गुमशुदगी, तशद्दुद, बम धमाके, दोस्तों का मारा जाना, इसके अपने दो मामू, एक मामू को फायरिंग करके मार दिया गया, एक कार्डिक सडन कार्डिक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई। इर्द गिर्द बलूचिस्तान में उन्हीं दिनों में बुकला की उस पर धमाका हुआ, फिर वो हजारा अफराद को वहाँ कोयटा में मारा गया। तो ये उसमें पीटीएसडी के फीचर आए हैं और ख्वाब नजर आ रहे हैं, इमेजेस बार बार आ रहे हैं, नींद टूट रही है, और वो इस हद तक गए कि फिर अवॉइडेंस शुरू हो गई कि वो इन जगहों को, ऐसी जगहों को अवॉइड करने लगा कि जहाँ उसको लगे कि मुझे मार देंगे, या ब्लास्ट हो सकता है, या फायरिंग हो जाएगी, या राह चलते मुड़ के देखना कि मोटरसाइकिल सवार आ रहा है तो मेरे लिए आ रहा है, फायरिंग कर देगा। फिर इसके बाद एक और बहुत बड़ी जो मिसहैप इसके साथ हुआ है, पेज 73 पे, वहां आप देखेंगे कि किसी कॉलेज में ये एज लेक्चरर गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा रहा था, वहाँ इस पे एलिगेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की लग गई, जो आजकल एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। और अच्छी बात ये हुई कि उसकी जितनी इंक्वायरीज हुई, उन सब लड़कियों की जो टेस्टिमनी, गवाही हुई, सब कुछ हुआ, उसमें ये बात क्लियर कट साबित हो गई कि एक मखसूस गिरोह था वहाँ जो इस तरह के एलिगेशंस लगा के रिमूव करना चाह रहा था, और वो बात सेटल हो गई। लेकिन इस आदमी को ये रहा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं, मुझे इंसाफ नहीं मिला, यानी इस मामले को खामोश कर दिया गया, वैसे एक्शन नहीं लिया गया, या कम से कम जो जिन लोगों ने इल्जामात लगाए थे उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए था। तो ये गिल्ट भी, यानी कि आप कुछ ना करने के बावजूद भी लोगों से मुंह छुपाते फिर रहे हैं, या लोगों की बातों का निशाना बन रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इवन अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद इस आदमी ने ऐसा कर दिया जैसी एलिगेशन है, जबकि जितनी इंक्वायरीज हुई थी वो इसके अगेंस्ट थी कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं थी,
सब चीजें क्लियर हो गई। सब लड़कियों ने भी इसके हक में गवाही दी कि नहीं बहुत अच्छे उस्ताद हैं, ऐसी कोई बात कभी हमने ना देखी ना सुनी ना किसी के साथ हुई है। लेकिन जैसे ये चाह रहे थे कि जी मुझे इंसाफ मिले, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, वो नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें एड ऑन होती गई। अब 97 पेज पे आप देखें इसको फर्स्ट सुसाइडल आइडिएशन आनी शुरू हुई है कि मुझे कर लेना चाहिए इस तरह। गनीमत ये हुआ कि जब इसने मैसेज डाल दिया फेसबुक पे कि सुबह शायद आप मुझे ना देखें या मुझे ना पाए दुनिया में, तो उस वक्त कुछ दोस्तों ने इसको रेस्क्यू किया, घर पे सुबह सुबह फजर पे पहुंच गए, इसको वैसे उठा के गाँव ले गए, उस एनवायरनमेंट से हटाया। फिर इसके एक डॉक्टर साहब हैं, बलूच इंटेलेक्चुअल हैं, डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी, उन्होंने साइकेट्रिस्ट की तरफ रेफर किया। डॉक्टर सुहेल होते हैं कनाडा में, उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि सेशंस होंगे, साइकोथेरेपीज हैं। तो सक्खर में डॉक्टर अफसार होती हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनसे इन्होंने सेशन किए। फिर उन्हीं ने रेफर किया कोयटा में कोई रेनाउंड साइकेट्रिस्ट, नाम तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने इनको ट्रीट किया, साइकोथेरेपीज की। उन्होंने कैथारसिस के लिए ही कहा कि आप आर्ट थेरेपी, स्टोरी राइटिंग अभी पब्लिश ना कराएं, लेकिन लिख के रख लें जो कुछ आप पे गुजरी है, जैसा आपने महसूस किया है। मेडिसिन भी दी उन्होंने कुछ महीने के लिए। इन्होंने बताया कि मुझे 3 से 6 महीने तक दवा भी लेनी पड़ी, लेकिन मैंने ये सब चीजें उस वक्त लिख के रख ली, पॉइंट्स नोट कर लिए। बाद में मैंने उसको इस किताब की शक्ल दी है ताकि लोगों को पता चल सके कि इस तरह के स्ट्रेसेस से, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हों, चाहे वो माशरे के लेवल पे हों, चाहे वो नाइंसाफी हो, चाहे वो बलूचिस्तान के जैसे हालात रहे हैं, उस सब का असर किसी हसास आदमी पे कैसे पड़ता है, कितना पड़ता है, किस हद तक वो जा सकता है, यानी कि वो खुदकुशी तक पहुंच गया। तो कीमती ये है कि कोई अटेम्प्ट नहीं किया या खुदा ना खास्ता कामयाब नहीं हुई इस कोशिश में। तो मैंने पेज वाइज करने की कोशिश की क्योंकि हमने आपने इसी तरह पेजेस दिए थे। तो आखिर में मैंने इसलिए रखा था पेज 56 को कि वहाँ साइकेट्रिस्ट की इंटरवेंशन, थेरेपी थ्रू आर्ट थेरेपी, थ्रू स्टोरी राइटिंग, थोड़ी सी साइकेट्रिस्ट ने इनकी कैथारसिस भी कराई, प्लस मेडिकेशंस भी दी, तो ये इससे निकल आए। लेकिन जो कुछ इनके साथ गुजरी है वो हमें अपने पेशेंट्स में देखनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। और अगर बहुत ही प्योरली एकेडमिक उस टर्म्स में बात करूं तो मैं कि जो हमारे ट्रेनिंग सुन रहे हैं उन्हें बायोसाइको सोशल मॉडल, तो अगर आप खुद अपने उस पर जोर डालें या देखें इन पेजेस को, तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल ट्रेड्स या फैक्टर्स कौन से थे जिन्होंने कंपेल कर दिया इस आदमी को सुसाइड आइडिएशन से लेके सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जाने पे या सुसाइड कमिट करने का सोचने पे। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने पीजीज को दावत दीजिए जो ट्रेनिंग हमें ज्वाइन किए हुए हैं, कि अगर वो कुछ बताना चाहें इसमें, स्पेशली बायोसाइको सोशल मॉडल पे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस शख्स को यहाँ तक ले गए। जी डॉक्टर साहबान, जो भी कुछ कहना चाहें, जो फ्री फ्री टू। बोरिंग तो नहीं हो गया हमारी डॉक्टर से रात के लिए? पता नहीं शायद में भी कोई भी कुछ कहना चाहे अपनी इस जो स्टोरी अगर उन्होंने पढ़ी है किताब, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले से रीअश्योर करा दिया करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नहीं नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कोई जी नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी आप हर कुछ क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग द स्टोरी। मैं इसमें ये पूछना भी चाहूंगी कि बहुत सारी जगह पर मुझे ऐसा लगा कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है। इवन जो रिपीटेटिव थिंकिंग थी कि मैं एक एज के बाद जो है वो मर जाऊंगा, और इस तरह के इंसिडेंट एग्रीवेट होते रहे, तो क्या वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरफ जा सकता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब आप देख रही हैं, आपने बहुत अच्छा लफ्ज कॉग्निटिव डिसोनेंस का और ये इस्तेमाल किया है, तो ये हमें झांकने से, चूंकि ये अदीब है तो आसानी से अपनी कैफियत बयान कर सकता है बनिस्बत किसी लेमैन पेशेंट के। तो हमें आसानी से अंदाजा हो रहा है कि कॉग्निशंस अगर इतनी डिस्टॉर्टेड हैं तो कोई भी चीज आप परसीव कर सकते हैं, कोई भी चीज पे आप अमल कर सकते हैं, एक्ट आउट कर सकते हैं। तो आपके नजदीक इसमें बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, में ज्यादा कहूंगा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के अलावा और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? पर्सनालिटी में पुअर कोपिंग स्टाइल्स हो सकते हैं, जी अगर जी पर्सनालिटी की डोमिनेंस देखें तो। जी फिर इसके अलावा साइकोलॉजिकल ट्रॉमास भी हैं, जैसे बिल्कुल। हमें हिस्ट्री में मिल रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, अल्कोहल यूज पीटीएसडी। है, अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो अल्कोहल हम्म, कैन एग्रीगेट। बिल्कुल।
इम्पल्सिविटी महसूस होती इम्पल्स है आप इनमें? हर चीज के लिए फौरन कूद जाते हैं, फौरन कर लेते हैं, इंटॉक्सिकेशन से लेके जहां मौका मिलता है मोहब्बत का इजहार भी कर देते हैं, रिलेशनशिप बनाने में देर नहीं लगाते हैं। बिल्कुल सर, इम्पल्सिविटी रिलेशनशिप्स में भी मिलती है, और ब्रेक करने में भी मिलती है, जब चाह बिल्कुल ब्रेक कर दिया। बनाने में, ब्रेक करने में भी इनस्टेबिलिटी है। जी। तो ये तो साइकोलॉजिकल चंद फैक्टर हो गए। सोशल फैक्टर्स कोई आप बताएंगी इनकी बैकग्राउंड, बलूचिस्तान कोयटा वहाँ जो कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड? प्रोबेबली मैंने वो पार्ट बहुत क्लोजली रीड नहीं किया, बट अगर उसमें एडोलेसेंस एज में या यंग एज में जो सोशल एनवायरनमेंट है जहाँ वो रेज हुए हैं, वो एक थ्रेटनिंग किस्म का एनवायरनमेंट था, और जी एक्सपीरियंस ऑफ थ्रेट था, जिसमें लाइफ क्लोज रिलेटेड इनके फ्रेंड की डेथ हुई है, उन्होंने वो जी एक्सपीरियंस किया है। जी जी हाँ, जी। और इनके इर्द गिर्द बॉम्ब ब्लास्ट से लेके किलिंग्स और जो नामालूम अफराद की तरफ से गायब कर दिया जाना, वो सारे बलूचिस्तान में रैम्पेंट था, तो उसका भी इफेक्ट है। कई जी एक्सीडेंट हुए इनके, फैटल तो नहीं हुए, नियर फैटल एक्सीडेंट्स रोड ट्रैफिक के, इनके फैमिली के साथ होते हुए। फिर आपने बताया कि इनके एक मामू को इस तरह मर्डर कर दिया गया, एक की सडन कार्डिक डेथ हो गई। तो ये चीजें एड ऑन होती गई, जैसे हम कहते हैं ना कि आखिरी जो तिनका होता है वो ऊंट को गिरा देता है। तो एक वक्त तक तो आप बर्दाश्त करते हैं या कोप करते रहते हैं, और यहाँ जैसे आपने कहा कि कोपिंग स्किल्स ही सही नहीं थी या इमेच्योर थी या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस थे, तो ये सब चीजें इनको इस तरफ लेके चली गई। हाँ, और कोई इसमें आपके साथ ऐड करना चाहे? बिल्कुल सर, इसमें एक फैक्टर ये जैसे था कि जो ऑथर है उसकी शख्सियत बता रही है कि वो एक बहुत हसास तबीयत का मालिक है, जी जी और जी जो और एट मल्टीपल लेवल्स द सोसाइटी फेल्ड टू रेसिप्रोकेट और अंडरस्टैंड हिम अकॉर्डिंग टू हिम एट जी मल्टीपल जी लेवल फ्रॉम द बिल्कुल। स्टार्ट। हम्म। एक ये फैक्टर ऐसा लगा कि ये बहुत ओवर आर्किंग थीम था पूरी स्टोरी में। हाँ, आप देखिए ना, जब हम इस तरह के पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं तो आपको जगह जगह ये थीम मिलती है ना कि मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते, मेरे दोस्त मुझे नहीं समझते, मुझ पे क्या गुजर रही है ये लोगों को इल्म नहीं है। तो ये शिकवा तो हमें अक्सर बेशतर मिलता है कि पेशेंट जहाँ सोच रहा होता है, जिस लेवल पे होता है, वो अपने आप को तना पा रहा होता है, वो समझता है कि उसकी बात किसी की समझ में नहीं आ रही, या लोग जानबूझ के उसकी बात नजरअंदाज कर रहे हैं या उसे समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सर, ये मतलब टू वे भी हो सकता है कि ये यही चीज सेंसिटिविटी या उसके डिप्रेशन को डीपन करने में शायद कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रही थी, और अल्टीमेटली डिप्रेशन में शायद उसकी नेगेटिव थिंकिंग और एग्रवेट हो रही थी, तो जी शायद जी ये। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपकी कोई और साथी ऐड करना चाहें इसमें कुछ, या अपनी कोई राय देना चाहें? मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी सर। जैसे अभी ये बताया कि इम्पल्सिविटी बहुत ज्यादा थी, और उसके फिर फौरन बाद वो गिल्ट वाला एलिमेंट आ जाता है जी जी। कि पहले एक चीज कर गुजरे और फिर फौरन गिल्ट भी हो रहा है उस चीज पर, रिग्रेट। तो मैं जी चाहूंगी हाँ। कि इसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, देखिए इम्पल्सिविटी तो नजर आ रही है, मैंने जैसे कहा कि हैरेसमेंट से लेके रिलेशनशिप्स हों, रिलेशनशिप इनिशिएट करना, सेक्सुअली बाउंड्रीज क्रॉस कर जाना, फिर रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना, हर जगह में इम्पल्सिविटी नज़र आ रही है। लेकिन उसके बाद जो गिल्ट है, तो वो गिल्ट ठीक है, नॉर्मली होता है, और लेकिन इनके पै दर पे ऐसी चीज़ें होती गई कि वो गिल्ट इतना ब्लॉक्स अपॉन ब्लॉक्स बिल्डअप होता चला गया कि फिर वो इनके उससे बियॉन्ड हो गया, बर्दाश्त करने से या कोप करने से बियॉन्ड हो गया। फिर रास्ता यही नज़र आ रहा था कि सिर्फ दुनिया से निकल जाया जाए, अपने आप को ख़त्म कर लिया जाए। ये सब कुछ जो बदनामी हो गई है, जो नाम इस तरह मशहूर हो गया है, लोग समझ नहीं रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं, और मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैंने इतनी सारी लड़कियों को धोखा दे दिया अपनी दानिश में, या धोखा नहीं दिया तो वो रिलेशनशिप जैसा हम चाह रहे थे, मैं चाह रहा था या वो चाह रहे थे, वैसा बरकरार नहीं रख सका। तो इस पे इतना गिल्ट एड ऑन हो गया कि वो उनकी कोपिंग कैपेसिटी से बाहर निकल गया है, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ सुसाइड की सिर्फ सोचना शुरू कर दिया कि सो जाऊं, मर जाऊं, कोई चीज़ खा लूं, या सुबह ना उठ पाऊं, कोई ऐसी चीज़ हो जाए या मैं कर लूं। बस खुशकिस्मती से जो एक इंसानी जान के हवाले से कि
इन्होंने जब अपने दोस्तों को इस तरह का मैसेज किया तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और डॉक्टर्स तक लेके गए, साइकोथेरेपी की सेशंस करवाए, मेडिकेशंस की, तो बचत हो गई, वरना ये कंप्लीटेड सुसाइड में भी तब्दील हो सकता है। कथा कलामी माफ सर, अगर ये फीमेल राइटर होती तो क्या हम अब तक बॉर्डरलाइन की डायग्नोसिस बना चुके होते हैं? बहुत बहुत मुमकिन था, बहुत मुमकिन था। हमारे यहाँ तो जरा सा आप सेल्फ हार्म या जरा सा ही कोई माइक्रो साइकोटिक एपिसोड बस आप फौरन लेबल करते हैं, बाकी 9-10 भी नहीं देखते जल्दी से वो, फिर हम उस पर्सन को छोड़ देते हैं, बस हम फौरन क्लिनिकल डिसऑर्डर आप सिम्टम्स जमा करके जल्दी से सिंड्रोम ढूंढते हैं और टैग कर देते हैं उस आदमी को, और अगली दफा जब वो दूर से चलता हुआ आ रहा था तो आप कहते हैं यार तुम देख लेना, ये फिर ये बॉर्डर लाइन आ गई, जान मुसीबत में करेगी। तो इस तरह की जो ये वाली थिंकिंग है, इसी को दूर करने के लिए हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि एम्पैथी डेवलप की जाए, मरीज की शख्सियत को टोटलिटी में देखा जाए कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा है, उसकी गुड कोपिंग स्किल्स कौन सी हैं, बैड कोपिंग स्किल्स कौन सी हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स कौन से खराब हैं, कौन से अच्छे हैं, उनको ट्रीटमेंट में कैसे यूज किया जा सकता है, उसको इस जो ये जो इसकी क्रिटिकल कंडीशंस है, जो जो जिस सिचुएशन में वो इस वक्त है, उससे हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम थेरेपी में कैसे यूज कर सकते हैं। एम्पैथी का लफ्ज बार बार यूज होता है हर जगह, हम खुदकुशी ट्रीट करना शुरू कर देते हैं बजाय उस शख्स को ट्रीट करने के। तो हमारे जहनों में जैसे शुरू में अर्ज किया था कि बस ईसीटी एडमिशन और टीसीएज या एसएसआरआईज कौन सी जल्दी से शुरू करनी है ताकि खुदकुशी को ट्रीट किया जाए, हम उस आदमी को भूल जाते हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा है, उसके साथ हमें बात किस तरह करनी है, आगे लेके कैसे चलना है, या जिंदगी में दोबारा ये चीजें रिपीट होने से उसे कैसे बचानी है, प्रिवेंशन कहाँ करनी है। ये सब हमें सीखना चाहिए इस तरह की स्टोरीज से, या इस तरह के जो अदीब हैं, शायर हैं, जो स्टोरीज में अपनी कैफियत जिससे वो गुजरे हैं बताते हैं। तो ये बीइंग साइकियाट्रिस्ट या ट्रेनर्स हमारे सबके लिए ये बहुत फायदेमंद है। हमें इस तरह के इंसानी जहन के अंदर झांकने का मौका मिल जाता है कि इंसानी जहन के अंदर कौन से पेचीदा अवामिल हैं जिसकी वजह से वो किसी फैसले पे, चाहे वो मनफी है या मस्बत है, वहां तक पहुंचा है। जी इसमें जिस तरह से खूबसूरती से इस वो चीजों को बयान किया हुआ है, मतलब आप अगर अगर आप देखने पे आए तो एक एक स्टोरी पे ही मेरे ख्याल में एक नशिस्त आपकी हो सकती है कि पूरी एक स्टोरी के ऊपर अगर उसका आप ऑटोप्सी एक तरीके की करें, तो आप उस स्टोरी में ही आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिएक्शंस उसके, और उसके इड एंड ईगो एंड सुपर ईगो के जो क्लैशेस इस तरीके से हो रहे हैं, वो कि कैसे, और मैं सोच रहा हूँ कि जी लिखा किस तरह से है उन साहब ने, और फिर बाद हाँ, में ये कह के मैंने सबके जी सामने में इसमें माफी दो मांगना तीन है, चीजें और आ गई हैं। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो एक किसी भी आर्टिस्ट की एक फनकाराना उपज होती है, या उसका फनकाराना मेयार होता है कि वो चीजों को हमारे सामने कैसे ला रहा है, और कितनी खूबसूरती से ला रहा है कि हम आ और वाह कह रहे हैं, भाई वाह समझ में आ रही है हमारी बात, सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे आपने फ्राइडियन उसमें ईगो सुपर ईगो के नाम लिए, तो ये आप देखिए कि कहाँ एक तरफ तो पूरी की पूरी शख्सियत ऐसा लगता है कि प्लेजर प्रिंसिपल पे चल रही है, जो चीज सामने हासिल करनी है, लड़की आ गई तो क्या करना है, कोई और रवैया है तो क्या करना है, हर प्लेजर जिंदगी का हासिल करना है, शराब भी पी लेनी है, न्यूड पिक्स भी भेज देनी है, जो मन कर रहा है वो किए जा रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोच रहे हैं। अच्छा जब कर लेते हैं और वो उसका रिजल्ट सामने आता है, जो जाहिर है हर दफा तो अच्छा नहीं होगा, माशरे के हवाले से, अफराद के हवाले से, और बगैर उस रिलेशनशिप की डेप्थ में जाए हुए कि सामने वाला उस सब के लिए तैयार भी है कि नहीं है, ये अपनी तरफ से हर चीज का इजहार कर देते हैं, चाहे मुनासिब है गैर मुनासिब है। फिर उसके बाद जो सुपर ईगो या ईगो जो इनको कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं वो भी उतने ही शदीद हैं, तो फिर जो सीवियर नौयत के गिल्ट में आ जाते हैं, हर चीज करने के बाद पछतावा पछतावा, फिर वो पछतावा इतना एड ऑन हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो इनकी बिसात से बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और फिर ये सुसाइडल आइडिएशन और इस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सर, जैसे वो उसमें फिर यही जाहिर हो जाता है ना कि ईगो डिफेंसेस जब वीक हैं तो फिर ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ, आप इस पे तो बहुत देर बात की जा सकती है ना, अगर जी हम फ्राइडियन साइकोलॉजी की तरफ से की नजर से इन सब चीजों को, इस बिहेवियर को, इमोशंस को, इन थॉट्स को देखें, तो हम बिल्कुल देख सकते हैं कि कहाँ हमें ईगो, इड, हाँ, सुपर ईगो कहाँ कहाँ हमें बिल्कुल। एक्टिव नजर तो आ रहे हैं किसी सर शख्स की इसमें शख्सियत में। अब हमारे इसमें चूंकि लास्ट 10 मिनट ही बचे हैं मीट हमारी जी इस जी आज की मीटिंग में, इसमें एक बात और भी लिखी हुई थी, वो ये था कि एज अ मेल चाइल्ड, जैसे उन्होंने लिखा हुआ था
कि मेरा रोल कैसा है घर में, और खास तौर पे जब आप बलूच ट्राइब में देखते हैं या बाकी भी हमारे ओवरऑल पाकिस्तान में भी जिस तरह से जब देखते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत अच्छे खूबसूरती से वो चीजें भी क्लियर की हैं कि उसको कितनी प्रिविलेजेस मिलती हैं और क्या होता है और कैसे उसको माफी मिलती है। जी जी, वो भी अच्छे इन्होंने अदीब चाहे वो किसी भी, जी जी, हमारे चारों सूबों के किसी भी सब कल्चर से, किसी भी जबान से ताल्लुक रखते हों, जो इंसानी इक़दार हैं, अच्छाइयाँ हैं, चाहे हमारी रिवायात उनमें कितनी वो ख़राब हों, वो उनको पेश करते हैं, उन पे ईमान रखते हैं। ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। जहाँ कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, वो जो स्टीरियोटाइप्स हमारे यहाँ डेवलप हो गई हैं कि जी मर्द होगा तो ये होगा, बड़ा बेटा होगा तो पहले बहनों से खाने में प्रेफ़रेंस उसको दिया जाएगा, हर ख़्वाहिश उसकी पूरी की जाएगी, वो बाप की जगह पे है, उसका हुक्म चलेगा बहनों पे, माँ पे या दूसरी ख़वातीन की घर पे, जो स्टीरियोटाइप्स हैं। तो अच्छे अदीब जो हैं वो उनको तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, उनकी वजूहात पे भी बात करते हैं और अपनी आर्टिस्टिक इमेजरी से, अपनी तहरीर से कुछ झलक भी दिखा देते हैं कि ये सदियों से चीज़ कैसे आ रही है, इसको बरकरार रखने वाले फैक्टर्स कौन से हैं और इस मिथ को या इस बिलीफ को या इस स्टीरियोटाइप बिहेवियर को आजकल के ज़माने में कैसे तोड़ा जा सकता है। तो ये तो मैं देखता हूँ कि इन सब लोगों में ख़वातीन के एहतराम के लिए या इस तरह की बातों के लिए कि जहाँ मर्द के लिए बहुत सारी चीज़ें रवा रखी जाती हैं। अब अगर यही कोई लड़की लिख देती, जैसा आपने कहा कि बॉर्डर लाइन, अगर कोई खातून अदीब अपने सारे इतने सारे अफेयर्स बता देती और ये सब चीज़ें बता देती, तो उसको तो बेचारी को संसार होने का मसला हो जाता। या जो उसका हाल करते हैं हमारे मीडिया पे लोग कि जी ऐसी हैं, वैसी हैं और ज़ेब नहीं देता और नाजायज़ गलत बात और गैर मज़हबी और ये बहुत सारे टैग लग जाते हैं उसपे। तो वो भी तो हमारा माशरा ही इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मर्द को हम किस तरह बहुत सारी चीज़ों में छुट्टी दे देते हैं, ख़वातीन को हम बख्शने को तैयार नहीं होते हैं। गलती बराबर ही होती है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है अगर कोई गलत बात दोनों ने की है, लेकिन उसको सज़ा ज़्यादा देने का तस्वुर है हमारे यहाँ। यहाँ बचत हो जाती है, मर्द है कर लिया तो क्या हुआ? इस तरह के डायलॉग आप सुनते रहते हैं ना मुख्तलिफ गलतियों पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों में और कोई किसी ने कुछ ऐड करना है बेटा? हाँ, बिल्कुल पूछ लीजिए। ओके, शायद इन्होंने अभी नहीं ऐड करना। अच्छा सर, एक और अच्छा, जो चीज थी वो ये थी कि जैसे कह रहे थे कि भाई साइकेट्रिस्ट तो टाइम ही नहीं देते, 5 मिनट जी हाँ जी। लेकिन ये भी बात आपको पता करने चले, का मन है। जायज़ जायज़ शिकवा है, मेरे ख्याल से तो जायज़ शिकवा है। बिल्कुल। जहाँ बहुत हेवी प्रैक्टिस है, बहुत रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट हैं, देखिए उसने शिकवा किया ना और हाँ बाकायदा जी। उसको फ़ोन करवाना पड़ा किसी से कि जी ये ख़ास आदमी है, ये आ रहा है, इसे एक्स्ट्रा वक़्त दिया जाए और डॉक्टर साहब ने उसको एडमिट करते हुए ज़्यादा वक़्त दिया बाकायदा। तो इसका मतलब है कि ये परसेप्शन लोगों में है ना कि जी अगर साइकियाट्रिस्ट के पास ही टाइम नहीं है बात सुनने का, तो फिर वो कहाँ जाएँगे? कौन बात सुनेगा? या हम ये कह देते हैं कि जी बस जल्दी से हम दवा लिख रहे हैं और आप ऐसा करें कि फलाँ के पास चले आएँ और सेशन करा लें और फैमिली काउंसलिंग या थेरेपीज़ वो देख लेंगी, मैं ये देख रहा हूँ। तो हम और अपना आप उससे ताल्लुक को जो ख़त्म कर रहे हैं या बहुत ही तो रोबोटिक टाइप इसको का रख रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पे साइकियाट्रिस्ट भी यही कह देता है कि भाई मैंने तो दवा डायग्नोज करके दवा लिख दी, अब आप जाएं जाके थेरेपी करवाएं, तो आप इसको हुँ। कैसे देखते हैं? मतलब मैं मानता हूँ कि इसको बिल्कुल आप ब्लैक एंड व्हाइट तो करके आप नहीं करके बात कर सकते, लेकिन फिर भी इसको कैसे देखा जाए? क्या साइकियाट्रिस्ट का रैपो बनना वो बहुत अलग, बिल्कुल ही अलग होता है, और देखिए साइकोलॉजिस्ट आप के साथ भी थेरेपी है? जी, जी, आप जानते हैं कि देखिए थेरेप्यूटिक अलायंस जो है वो आधा ट्रीटमेंट है, आधी मैनेजमेंट है। अगर आपने थेरेप्यूटिक अलायंस डेवलप कर ली पेशेंट से, रैपो डेवलप कर लिया, वो ये कहे ठीक है डॉक्टर साहब मैं सेशंस भी करा लेता हूँ, साइकोथेरेपिस्ट के पास भी चला जाता हूँ, लेकिन मैं रहूँगा आपके ट्रीटमेंट में। ये उस वक़्त होता है कि जब उसे ये महसूस हो जाए कि डॉक्टर मेरी वेवलेंथ पे सोच रहा है, उसे मेरे मसाइल का इदराक हो गया है, वो मेरी परेशानियों को समझ रहा है। मैंने कहा ना कि अगर हम उस शख्स को छोड़ के और हम सिर्फ़ उस क्लिनिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने लग जाएँ और हमारे पास ना कोई एम्पैथी हो और ना कोई ऐसी चीज़ हो। मैंने वहाँ वर्कशॉप में मिसाल दी थी एग्ज़ाम की आईएमएम में। तो एक सिनेरियो था कि एक बच्चा है 12 साल का, कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट है, उसके वालिद सामने बैठे हैं। उनको हमने कुछ चीज़ें बताई हुई थी मॉक के तौर पे कि ये बताना है आपने। तो आप यकीन करेंगे कि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे ने बिल्ली की गर्दन मरोड़ के मार दिया है उसको डॉक्टर साहब, 12 साल का है वो और मुझे बड़ा डर लग रहा है कि वो आगे चल के और मज़ीद इस तरह का ज़ालिम ना हो जाए और कहीं इंसानों पे भी ऐसा कुछ ना करे, किसी को कत्ल ना कर दे। तो जिन लोगों जो सामने कैंडिडेट बैठे हुए थे, उनके आपको रिस्पॉन्सेज़ बता रहा हूँ। जब ये बात उसने बताई, अब एक एक ने कहा नहीं आप परेशान नहीं हो,
इसकी दवा है हमारे पास, दवा भी हम देंगे आपको और हम आपके साथ सेशन भी करेंगे आपके बच्चे के साथ। 2-3 जब मेरे सामने से लोग गुजरे, उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा कि हम समझ सकते हैं कि आप किस परेशानी में हैं, ये बहुत हौलनाक आपके ऊपर ये बात गुजरी होगी जो कुछ आपने देखा या बच्चे ने किया। हम समझ सकते हैं कि आप बतौर वालिद आपके ऊपर क़यामत गुजर गई होगी, किसी का 12 साल का बच्चा ऐसा कर दे। एक लफ्ज भी नहीं कहा किसी ने। तो जब आप ऐसी थेरेपी या ऐसा थेरेप्यूटिक रिलेशन कायम करेंगे पेशेंट से, तो वो नेक्स्ट टाइम या आपके कहने पे नहीं जाएगा, कहीं और चला जाएगा, या ट्रीटमेंट छोड़ देगा, या कहीं जाके कहेगा कि डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, उन्होंने तो बात ही नहीं सुनी, उन्होंने तो एक लफ्ज हमदर्दी का नहीं कहा। इवन लोग ये भी कहते हैं कि इतनी बड़ी बात सुनाई, उनको बताई। जी, जो ये बहुत इमोशन अहम है। जुड़े हैं उससे। जी जी, एम्पैथी बिल्कुल। जब आएगी तभी फिर आप स्टिग्मास को ब्रेक कर सकते हैं। ये 2 बड़े काम हैं इस वक्त जो हमारे ट्रेनीज को सीखने चाहिए, कि एम्पैथी शो करना बार बार और स्टिग्मास को ब्रेक करना, चाहे वो अपने इंस्टीट्यूट के लेवल पे हो, सोसाइटी में हो, कम्युनिटी में हो, कहीं पे भी हो। उनको एडवोकेसी करनी चाहिए पेशेंट्स के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के लिए उनको एडवोकेसी करनी चाहिए। अगर आम आदमी में मजाक उड़ाया जा रहा है, स्टिग्मा रिलेटेड और इश्यूज हैं, तो ये हम हैं जो इस चीज़ को, इस मिथ को, इस स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर को, इन ख्यालात को तोड़ने के लिए ये हमारा काम है माशरे में। तो ये 2 चीज़ें खास हैं। मैं इन सब स्टोरीज में बार बार यही कह रहा हूँ कि एक तो एम्पैथी डेवलप करना सीखें। किसी के बाप अंदर आईसीयू में दाखिल है, आप बाहर आके बता रहे हैं कि जी वो क्रिटिकल है, तो रोबोटिक ना हो, इंसानी जज्बात का, ख्यालात का। हमारे पास बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, राणा साहब हैं, दूसरे लोग हैं, आप देखें, एम्पैथी शो कराना, बताना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है करते, वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं। तो कम से कम थोड़ा सा सीखें इंसानी रवैये के हद तक, कि हमें कैसे बैड न्यूज़ कैसे ब्रेक करनी है, काउंसलिंग कैसे करनी है, डाउन सिंड्रोम का किसी का बच्चा है तो ये खबर कैसे ब्रेक करनी है। तो उसमें जब तक वो इंसानी टच नहीं आएगा, ह्यूमन टच नहीं आएगा, कि आप एक इंसान से बात कर रहे हैं, आप किसी बीमारी की खबर नहीं ब्रेक कर रहे, आप किसी माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी इस खबर से वो ब्रेक करने जा रहे हैं। तो अगर ये हमारे ट्रेनी सीख लें, तो मैं समझता हूँ कि ना उनके पेशेंट शिकवा करेंगे कि उन्होंने बात नहीं सुनी, या हमदर्दी से नहीं सुनी, या वो तो डॉक्टर तो संगदिल होते हैं, उनको तो किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे लिए फिक्रे हर जगह आप सुनते हैं। इंशाल्लाह ये नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर। जी डॉक्टर मनीषा कुछ कहना चाह रही हैं? हमेशा जी। जी सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस एम्पैथी को डेवलप करते करते आप खुद बहुत डैमेज हो जाते हो। तो बाज़ हाँ औक़ात कुछ जी। लफ्ज़ जो है हम खुद बोलना चाह भी रहे होते हैं, लेकिन खुद को रोक लेते हैं इसलिए कि वो फ़ील करने लग जाते हैं। उस चीज़ को कैसे रोकें? बार बार उससे गुजरना पड़ता है, अपना कैथारसिस करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि जैसे पेशेंट कमरे से बाहर निकले, जैसे हमने ब्रेकिंग बैड न्यूज बताई हो या कोई ऐसी बात या एम्पैथी शो की हो, कि हम उसके बाहर निकलते ही कहका लगाएं। थोड़ी देर तो हम भी उसी असर में रहते हैं कि किसी का बाप मर रहा है, हम बताने वाले हैं कि अब उसका कुछ ज्यादा दिन नहीं है। किसी के यहाँ चौथी लड़की पैदा हुई, आप बता रही हैं अल्ट्रासाउंड करने के बाद कि ये चौथी भी बेटी ही है। या किसी का बच्चा डाउन सिंड्रोम का पैदा हो रहा है, आप अल्ट्रासाउंड के बाद बता रही हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हम इतने रोबोट हैं कि हम जैसे ही वो कमरे से निकले हमने एम्पैथी भी शो कर दी और उसके बाद हम हंसना शुरू हो गए, हम पे कोई असर नहीं हुआ, हम बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, हमें कुछ नहीं होता। नहीं, हम इंसान हैं, इंसानी जज्बात, ख्यालात, एहसासात का हम पे असर होता है, हम असर कबूल करते हैं। लेकिन वही होता है कि थ्रू रीडिंग, थ्रू म्यूजिक, थ्रू वॉक, आपने 10 चीजें रखी होती हैं कि आप स्ट्रेस्ड आउट ना हो जाएं, आप बर्न आउट ना हो जाएं। जाहिर है साइकेट्री ऐसी फील्ड है कि इसमें बर्नआउट बहुत कॉमन है, सारी दुनिया में लोग इसका शिकार होते हैं। लेकिन फिर उसके बहुत सारे वे आउट निकाले हुए हैं लोगों ने, कि क्या क्या करना है, लीव लेनी है, घूमने जाना है, हॉबीज कौन सी अच्छी हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, स्लीप का पैटर्न है, पैसे कमाने में बहुत ज्यादा दिमाग खराब नहीं कर लेना है। आजकल हर कोई चाह रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे कमाए, उसके साथ परेशानियां भी हैं। तो अगर हम ऐसे अपने आप को ट्रेन करें, हम अपना रिव्यू भी करवा सकते हैं किसी से। साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी में जो लोग थेरेपी कर रहे होते हैं, वो 2 साल 3 साल के बाद खुद अपने थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, अपने मसाइल दिखाते हैं, बताते हैं, हल करवाते हैं। तो इम्यून तो हम भी नहीं है, बीमार हम भी हो सकते हैं अगर हम ज्यादा फील कर लें। लेकिन मैं उसके बरक्स ये भी नहीं कहूंगा कि हम बिल्कुल रोबोटिक हो जाएं, या हमारा